हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे एक ऐसी रेशियो के बारे में है जो कि काफ़ी पॉपुलर रेशियो है, और उसके साथ साथ उस रेशियो का सिग्निफिकेंस आपको सिखाने के साथ साथ हम चर्चा करेंगे दो ऐसी कंपनीज की जो कि सिमिलर सेक्टर के अंदर ट्रेड करती हैं, यानी कि अल्कलाई अमाइंस और बालाजी अमाइंस के बारे में, और दोनों की वैल्यूएशन से डिफरेंस के बारे में। और इसके साथ हम एक बात करेंगे, उनका एक कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन निकालेंगे मार्क्स एंड फार्मा के साथ। तो हो सकता है कि वीडियो आपको दो में पार्ट में मिले। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपने बहुत बार टीवी चैनल्स के अंदर फाइनेंशियल जो एनालिसिस करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के मुंह से बहुत बार आपने सुनी होगी। बहुत बार मीडिया के अंदर जो बिजनेस चैनल्स पे बैठे हुए एंकर्स हैं वो इस रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी होती क्या है। देखिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी जानने से पहले आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी है। देखिएगा, सबसे पहली बात है जो कंपनी का प्रॉफिट है। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो कंपनी के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी जो शेयर होल्डर्स ने और जो डिवेंचर होल्डर्स ने या उधारी का पैसा बैंक के माध्यम से जो लगाया हुआ है, उन लोगों के पैसे के ऊपर एक रिटर्न्स जनरेट करती है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट्स। और वो प्रॉफिट्स जो है जनरली तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो तीन पार्ट कैसे होते हैं देखिएगा। पहला प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो उसके तीन जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं। सबसे पहली बात, जिन्होंने उधार दिया होता है, यानी कि जिन्होंने उधार दिया है, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं या बैंक लोन्स हैं या बाकी तरीके की जो बोरोइंग्स हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है कंपनी। उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर का बचता है और सरकारों का बचता है। आप कहेंगे सर सरकार कहाँ से आ गई, सरकार ने तो कंपनी में पैसे नहीं लगाए। देखिएगा, देश की सरकार का ये अधिकार है कि वो आपसे इनकम टैक्स वसूल कर ले। तो अगर आप पैसे कमाओगे तो सरकार टैक्स लेगी। सरकार ये कहती है कि भाई ये जो सब कुछ तुम्हें मिल रहा है ना, धंधा करने की जो प्लेटफॉर्म है वो कंट्री का, वो वास्तव में गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से मिलता है। तो गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से भैया आप हमारे को इनकम टैक्स दे दो। तो गवर्नमेंट के पैसे ना लगे हों, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नेंस के नाम के आपसे इनकम टैक्स वसूल करेगी। और तीसरा जो पैसा होता है वो होता है शेयर होल्डर्स का। अब शेयर होल्डर का जो पैसा होता है उसमें दो पार्ट है। डिविडेंड कंपनी चाहे तो बांटे, चाहे तो ना बांटे। तो जो पैसा शेयर होल्डर का होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि डिविडेंड और दूसरा हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो लेकिन हम कुल ये बात मान के चलते हैं कि जो भी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो शेयर होल्डर का होता है, चाहे उसका डिविडेंड बांटे या ना बांटे, रिटेन करे या ना करे। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि इसका जो पहला मंत्र है वो देखना है आपने शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। और शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से भी एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो उनका डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव नेचर्स के हैं, कम्युलेटिव मतलब कि जब भी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे तब आपको पूरा बकाया हुआ डिविडेंड देना पड़ेगा, या हर साल आप डिविडेंड देंगे, दो जो भी कंपनी की चॉइस हो उसके हिसाब से। हालांकि जिस साल के अंदर इक्विटी का डिविडेंड दिया जाता है उस साल प्रेफरेंस का डिविडेंड देना अनिवार्य होता है। तो कुल मिलाकर प्रेफरेंस डिविडेंड का जो उस साल का हिस्सा है वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा बचता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसको हम बोलते हैं पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है उसको आप बोलते हैं पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब दूसरा पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में लगाया हुआ है। अब शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया हुआ है, तो कंपनी के मालिक जब बिजनेस शुरू करते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स जो पैसा डालते हैं वो पैसा होता है शेयर कैपिटल के रूप में। उसके बाद में जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो जुड़ते जाते हैं और उन प्रॉफिट्स को बोला जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसके अलावा कभी भी कंपनी जब प्रमोटर्स को शुरू में शेयर अलॉट होते हैं तो उसके बाद कभी भी कंपनियां शेयर अलॉट करती हैं तो जनरली महंगे भाव पे करते हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करने का, वो पैसा भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो कुल मिला के जो शेयर कैपिटल का पैसा है और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा होता है, इन दोनों के टोटल को आप बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जनरली रिजर्व्स एंड सरप्लस को बोला जाता है। तो उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी होते हैं, बाकी रिजर्व्स भी होते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल, जो इक्विटी की शेयर कैपिटल होती है, इसके सम को बोलते हैं इक्विटी शेयर फंड। और अगर कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो इक्विटी शेयर फंड, इक्विटी फंड या शेयर होल्डर्स फंड सेम ही होता है। तो जब भी आप किसी भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, जब भी किसी भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तब जो
शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, अगर उससे हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होती है। तो आइएगा अब इसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिएगा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी है। अब मान लीजिएगा जो पैट है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड देने के बाद पैट माइनस पीडी एक कंपनी का मान लीजिएगा 5 करोड़ रुपए, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, जो शेयर होल्डर्स फंड है, वो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिलाकर मान लीजिएगा 25 करोड़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कितनी है, वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकलेगी 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%। तो परसेंटेज के लिए हमने 100 का यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा बनता है वो 1/5 बनता है, और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। तो ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर रहता है। तो आप में से बहुत बार रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में आपने नाम सुना होगा। जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी को एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी ध्यान रखिएगा, कभी भी एक साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी कि कंपनी कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा होगा शेयर होल्डर्स के लिए उतना ही जो है बेहतर होगा। इसका मतलब है कि कंपनी का जो पोटेंशियल है वो रिटर्न ऑन इक्विटी से जो है पता लगाया जाता है। तो जो कंपनी की नेट अर्निंग्स है उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आती है। अब बात ये आती है कि क्या रिटर्न ऑन इक्विटी बताती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताती है कि भाई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना % रिटर्न जनरेट कर रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक भ्रम रहता है, जो लोग निवेशक हैं उनके लिए स्पेशली बताता हूँ। जैसे मैंने आपके साथ बात की कि भाई कंपनी की शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू कितनी थी, 25 करोड़ रुपए। लेकिन जब आप उन शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करने जाओ, मान लीजिएगा उस कंपनी की मार्केट कैप यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 25 करोड़ रुपए ना होके वो 250 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी का शेयर 25 रुपए की बुक वैल्यू वाला 10 गुना कीमत पर मिल रहा है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 10 गुना है, यानी कि जो बाजार में भाव है जो बैलेंस शीट की कीमत से 10 गुना है। इसका मतलब मार्केट कैप 250 करोड़ रुपए। तो अगर आप इसी से जो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालें मार्केट कैप, यानी कि रिटर्न ऑन मार्केट कैप आप कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन मार्केट कैप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी। रिटर्न ऑन मार्केट कैप आ रही है आपकी, देखिएगा 5 करोड़ का प्रॉफिट 250 करोड़ की मार्केट कैप पे, क्योंकि आप तो शेयर बाजार भाव पे खरीद रहे हो, आपको कोई बैलेंस शीट कीमत पे शेयर थोड़ी ना मिल रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे कैलकुलेट होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट होती है किसके ऊपर, बैलेंस शीट वैल्यू के ऊपर, और आप शेयर किस भाव पे खरीदते हैं, बाजार भाव के ऊपर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये % निकलती है 2%। तो बहुत बार आपने ये देखा होगा कि आपको एनालिसिस्ट बोलते हैं कि जिस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, लेकिन कभी भी आपको उसमें भ्रम में नहीं जीना है। अगर वो शेयर्स प्राइस टू बुक वैल्यू 50 टाइम्स है, यानी कि बुक वैल्यू से 50 गुना कीमत पर मिल रहा है, तो 40% की रिटर्न ऑन इक्विटी को पहले 50 से डिवाइड करिए तो वो आपको 1% भी नजर नहीं आएगा। तो हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी के भ्रम जाल में मत फंसिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी केवल आपको ये बताती है कि कंपनी की प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है या नहीं है, कंपनी कितना % बैलेंस शीट पे कमा रही है। लेकिन आपकी शेयर होल्डर्स की रिटर्न कितनी है, इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इसके लिए जानना पड़ेगा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ओरिजिनल मार्केट कैप के ऊपर आपकी क्या रिटर्न जनरेट हो रही है, उसको जानने के लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी को डिवाइड करना चाहिए किससे, प्राइस टू बुक वैल्यू से। यानी कि जितनी महंगी कीमत आप शेयर बाजार में दे रहे हैं बैलेंस शीट के मुकाबले में, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, या रिटर्न ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, या रिटर्न ऑन शेयर्स क्या है आपकी। तो इसको जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी को डिवाइड कर दीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू, और ये दोनों रेशियोज जो है मोस्टली जो है आपको जितनी भी मेजर वेबसाइट्स है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, पैसा आपका है तो ध्यान भी आपको रखना है। और कभी भी किसी भी एनालिसिस, चाहे इवन मैं भी हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम कभी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो उसकी सच्चाई या गहराई तक जाने की कोशिश करिएगा। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा
जो है यहाँ पर कि किस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी का इफेक्टिव रेट कैसे बनता है, और एक ही सेक्टर की 2 कंपनियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि मीडिया में खबरें रहती हैं, सोशल मीडिया पे खबरें रहती हैं, एक शेयर्स आपको बहुत महंगी वैल्यूएशन मिलता है, हालांकि उसके कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन प्योरली जब आप अर्निंग्स के ऊपर जाएंगे तो 2 शेयर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, सेम सेक्टर के 2 शेयर्स कौन सा बेहतर है, ये ढूंढने के लिए आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो चर्चा मैं अभी आपके साथ अगली वीडियो में करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा, और इस तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि कौन सी रेशो के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसका क्या रेलेवेंस है, जब आप शेयर्स खरीदें तो उस रेशो को कितनी इंपॉर्टेंस दें। तो मैं ये सारी चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन जो भी आपकी मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो भी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मन में ख्याल चल रहे हैं, वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके साथ इस चर्चा के अंदर मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी की सच्चाई बताऊं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बार आप मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में जो है भ्रमित करने वाली जो है सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं, आप कहते हैं 40 की प्राइस टू बिक वैल्यू वाले शेयर्स को 50 की अगर उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है तो भी वो बहुत महंगा शेयर है। ये बात आपको शायद समझने में जो है देर लगेगी, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा कंसिडर करनी चाहिए। एक शॉर्टर पीरियड से ज़्यादा अंदाजा नहीं लगता है। तो आपको ये जो सारी चर्चा आज मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में की, मैंने आम बोलचाल की भाषा में बात की है। और देखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है, ये हमने एक पर्टिकुलरली एक वेबसाइट इन्वेस्टोपीडिया से ली है, तो उनके लिए भी देखिएगा हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पर जो है जा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं जो आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी, और जब आप सर्च करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की तो सब आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक और एनालिसिस होता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, वो हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो ड्यू पॉइंट एनालिसिस कभी आपके साथ बाद में बात करेंगे, उसके लिए एक और रेशो की जानने की जरूरत होगी। तो आपको ये रेशो वाला जो पोर्शन है ये कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऐसा नहीं कभी आप ये सोचेंगे सर ये इन्वेस्टोपीडिया की स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ है जो आप देख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के नाम से है, विकीपीडिया के ऊपर भी चीज़ें दी हुई हैं, स्मार्ट असेट्स है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो और भी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मुझे लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टोपीडिया पे थी ये काफ़ी रेलेवेंट थी, तो ये मैंने ली है। और आप इसको डिटेल में इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट से रीड भी कर सकते हैं फर्दर नॉलेज के लिए। अगली वीडियो में हम अल्कलाई अमाइंस, बालाजी अमाइंस, और हालांकि देखिए दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इसका रेफरेंस मार्क्सन फार्मा में लेंगे। जिस तरीके से मार्क्सन फार्मा के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सुधार हो रहा है, उस एंगल से हम जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियोज़ है, ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी लोग आप देखते हैं उनकी समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसा आपका है, ध्यान आप रखोगे, आपका पैसा है, कोई दूसरा तो देखिएगा उसके लिए जिम्मेदार होगा नहीं। तो मैं तो खुद भी ये बात बोलता हूँ जब भी मैं आपको समझाता हूँ कि देखो पैसा आपका है, समझ आपने बढ़ानी है, पैसा आपने लगाना है, रिस्क आपका है। तो जितनी नॉलेज होगी, देखिएगा ज्ञान से ही ना आप धन अर्जन कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में ज्ञान के साथ पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ज्ञान और पेशेंस दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी बनेंगे। इवन ट्रेड लेते वक्त भी हम जो फंडामेंटल साउंड कंपनीज के ट्रेड भी लेते हैं, इवन जैसे हम मार्क्सन फार्मा की बात करें, बाकी शेयर्स, बालाजी अमाइंस हमारा भी जो है बड़ा फेवरेट शेयर रहा था, और 450-500 रुपये में मैंने भाई दिल खोल के जो है कोविड पीरियड के अंदर इस शेयर को सजेस्ट किया था। और आप लोग जानते हैं कि ये हमारा अल्फा स्टॉक भी रहा था, तो बहुत ही अच्छी रिटर्न्स इसने देखिएगा दी थी, मल्टीपल रिटर्न्स। तो हालांकि अभी मेरे शेयर्स के बारे में बाई या सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चर्चा जो है हम रखेंगे कंटिन्यू अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।